इंडियन हिस्ट्री, अध्याय 4, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। अपने स्कूल और घर में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचाने जो जंगल की है। इस किताब का कागज़, मेज़, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफ़ी से सेलफोन ट्रैप पर बीड़ियों के लिए तेंदू के पत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबर, साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाले तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल के चमड़े बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक टाइटिन या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सबको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ें भी जो जंगल से आती है। अमेज़न या पश्चिमी घाट के जंगलों के लिए एक ही टुकड़े में पौधे की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती है। यह विविधता तेज़ी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकीकरण के दौर में सन 1700 से 1795 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चरवाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। यह छत्तीसगढ़ का एक साल वन है। घना होने के कारण जंगल की सतह तक सूरज की रोशनी यहाँ कम पहुँच पाती है। इस चित्र में आप पेड़ पौधे के विभिन्न आकार और प्रजातियाँ देख सकते हैं। वनों का विनाश क्यों? वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें। जमीन की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगल को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। द वैलीज वर फुल, जब घाटियाँ भरी पड़ी थी। जॉन डॉसन की पेंटिंग है। लाकोता जैसे देशज अमेरिकी आदिवासी समूह जो इस विशाल उत्तर अमेरिकी मैदान में रहते थे, उनका अर्थतंत्र अत्यंत वैविध्यपूर्ण था। वे मक्के उगाते थे, बिसन का शिकार करते और जंगली पौधों की खोज में रहते थे। अंग्रेज आदाबकारों ने बिसन के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा। 1860 के बाद बिसनों का बहुत बड़ी संख्या में हत्या की गई। बिसन एक जीव होता है। इसकी वजह थी पहले अंग्रेज़ों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी को पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी। लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ज़मीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। पटरी पर स्लीपर।
सिंहभूमि के जंगलों में साल के तने स्लीपरों का निर्माण छोटा नागपुर मई 1897 की ये तस्वीर है। रेल की पटरी हेतु स्लीपर बनाने के लिए वन विभाग पेड़ों को काटने और इनसे पटरे बनाने के लिए तो आतंकवादियों को नियुक्त किया करता था, लेकिन उनको अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं थी। स्लीपर होता है रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते को पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। किसी स्थान पर खेती न होने का मतलब उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप खाली था। वास्तव में ये आदिवासी पथ प्रदर्शकों के नेतृत्व में पुरातन रास्तों से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदायों के अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के नगारिंदजेरियो की अपनी जन्म की आकृति इसके पहले पूर्वज नंगुरुंडेरी के प्रतीकात्मक शरीर जैसे थी। यह जमीन 5 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेश खारे पानी, झीलों, झाड़ियों, रेगिस्तान, मैदानों, नदी तटीय मैदानों को अपने में समेटे हुए थी, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा किया करते थे। प्रति जमीन पर कब्जा करके उसे खेती के योग्य बनाया जाए, यह विचार सारी दुनिया में उपनिवेशों के बीच शुरू से ही लोकप्रिय रहा है। यह वही विचार था जिसने विजय को न्योचित ठहराया। अमेरिकी लेखक रिचर्ड हार्डिंग 1896 में मध्य अमेरिका में होंडुरास के बारे में लिखते हैं, आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता कि दुनिया की गैर विकसित पड़ी जमीन का क्या किया जाए। क्या इसे उस महान शक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो इसके विपरीत की इसके परिवर्तन की इच्छा रखती है, या इसे इसके वास्तविक स्वामी के हाथों में रहने देना चाहिए जो इसके मूल्य को नहीं समझ सकता। ये मध्य अमेरिकी एक सुसज्जित घर में अर्ध बर्बरों के गिरोह जैसे है, जो न तो इस घर का उपयोग ही कर सकते हैं और न ही इसमें आराम। 3 साल बाद अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन हुआ, जिसने व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका में केले उगाना प्रारंभ किया। इस कंपनी ने इन मुल्कों की सरकारों पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था कि इन्हें बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना गया। डेविड स्पर द रेटरिक ऑफ एम्पायर 1993 में उद्धत में लिखा गया। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बतूल ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे, और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई रखी जा सकती थी। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी ज़रूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक में तेज़ी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा में आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। बांस के बेरे कांसालांग नदी में बह कर जाते हुए चिट्टगांग पर्वतीय पट्टी
इसका चित्र यहाँ दिया हुआ है। रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के सहतीर सहेजता हुआ हाथी। औपनिवेशिक दौर में अक्सर हाथियों का इस्तेमाल जंगलों और लकड़ी के गोदामों में भारी भरकम लकड़ी को उठाने के लिए किया जाता था। ये लकड़ी को हाथी उठा रहा है। मुल्तान और सुक्कुर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम के लगभग 300 मील लंबी एक नई लाइन बनाई जानी थी। 2000 स्लीपर प्रति मील की दर से इसके 10 फुट 10 इंच 5 इंच मतलब या 3.5 घन फुट प्रति इकाई के लिए 6 लाख स्लीपर की ज़रूरत होगी या 2 लाख क्यूबिक फीट से ऊपर लकड़ी की। इन इंजनों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। दोनों तरफ प्रतिदिन एक ट्रेन व एक मन प्रति ट्रेन मील के हिसाब से सालाना 2,19,000 मन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा ईंट के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की ज़रूरत होगी। स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगले से आया करेंगे। यह ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ और झान के जंगलों से लाया जाना था। दूसरी नई लाइन नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक थी। आंकड़ों के हिसाब से इसके निर्माण के लिए 22 लाख स्लीपर की ज़रूरत होगी। ये छपा था इसमें इंडिया में द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया भाग 2 में। ईंधन की लकड़ी इकट्ठा कर घर को लौटती औरतें का यहाँ पे चित्र दिया गया हुआ है। और यहाँ पे लट्ठे ले जाता हुआ एक ट्रक है। लट्ठे काटने के लिए किसी क्षेत्र का चुनाव करने के बाद वन विभाग सबसे पहले चौड़ी सड़कों का निर्माण करता जिससे ट्रकों का प्रवेश संभव हो सके। जंगल के उन रास्तों से इनकी तुलना करें जिनसे होकर लोग ईंधन की लकड़ी या दूसरे लघु उत्पादन इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे। ऐसे अनेक लकड़ी के भरे हुए जंगलों से बड़े शहरों में जाते थे अनेक ट्रक। यहाँ पे ये लकड़ी का ट्रक लेके जा रहा है। क्रियाकलाप क्या दिया हुआ है। 1 मील रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 तक स्लीपर की जरूरत थी। यदि 3 मीटर लंबी बड़ी लाइन की पटरी बिछाने के लिए एक औसत कद के पेड़ से 3 से 5 स्लीपर बन सकते थे। तो हिसाब लगाकर देखें कि 1 मील लंबी पटरी बिछाने के लिए कितने पेड़ काटने होंगे। बागान। यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिए। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय, कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। प्लेजर ब्रांड चाय का एडवर्टाइजमेंट। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की ज़रूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डायट्रीच बैंड्रिस नाम के जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश के पहला वन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया। बैंड्रिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर इस जंगल को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं। यदि 1862 में भारत सरकार की बागडोर आपके हाथ में होती तो आप इस पर इतने व्यापक पैमाने पर रेलों के लिए स्लीपर और ईंधन आपूर्ति की जिम्मेदारी होती तो आप इसके लिए कौन कौन से कदम उठाते।
इटली स्थित टस्कनी में पॉपुलर जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा। पॉपुलर के जंगल मुख्यतः लकड़ी के लिए महत्व रखते हैं, पत्तों, फलों या दूसरे उत्पादकों के लिए ये उपयोग नहीं है। एक समान लंबाई वाले और सीध में लगे इन पेड़ों को देखें। यही वह मॉडल है जिसे वैज्ञानिक वानिकी ने प्रोत्साहित किया। कांगड़ा का एक देवदार बागान 1933 की यह तस्वीर है। इंडियन फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स भाग इतना से लिया गया हुआ है। किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। इस तरह ब्रैडिश ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी यानी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया, लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं थी। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इसकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा गया था। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ वाले क्षेत्रों की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रति वर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए, पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गाँव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पहले देख लेते हैं। द इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल जो देहरादून में भारत ब्रिटिश साम्राज्य में खुला पहला वानिकी स्कूल था। स्रोत इंडियन फॉरेस्ट इतना से दिया गया हुआ खंड। नया शब्द इसमें है वैज्ञानिक वानिकी। वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वही वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जहां जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबी और सीधी हो। इसलिए सागौन, साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गई। जंगलों में महुआ बिनना। गांव वाले उजाला होने के पहले उठकर जमीन पर गिरे हुए महुआ के फूलों को बीनने के लिए जंगल चले जाते। महुआ के पेड़ बेश कीमती है। महुआ के फूल खाए भी जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके बीजों से तेल भी बनाया जाता है। महुआ के बीजों से वन इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कट कर घर न आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था। लकड़ी का उपयोग हल जैसे खेती औजारों को बनाने के लिए होता था। बांस के बेहतरीन बाड़ें बनाई जा सकती थी और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए किया जा सकता है। सूखे हुए कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जाड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल दाने बनाए जा सकते हैं। सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सेमूर, सूती जो रेशम होता है, की कांटेदार छाल पर सब्जियां छिली जा सकती है। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है।
सूखते हुए तेंदू के पत्तों का यहाँ चित्र जो दिया हुआ है। जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए तेंदू के पत्तों की बिक्री का आय का एक प्रमुख साधन है। प्रत्येक बंडल में लगभग 50 पत्ते होते हैं। एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 बंडल इकट्ठा कर सकता है। बच्चे, महिलाएं और वृद्ध की ही मुख्यतः पत्ते इकट्ठा करते हैं। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वाले की मुसीबत बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशु चराना, कंदमूल, फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वन संरक्षकों की दया पर होते तो उन्हें घूस ऐंठते थे। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुफ्त खाना पीना की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगलों के चौकीदारों के लिए सामान्य बातें थी। यहाँ खलिहानों में अनाज लाते हुए, खलिहानों में पुरुष टोकरियों में अनाज ला रहे हैं। पुरुष अपने कंधों के आर पार एक छड़ी में बांधी टोकरियों को लाते, जबकि औरतें इन टोकरियों को अपने सिर पर रखकर लाती। ये दिखाया गया है यहाँ पे। क्रियाकलाप। वन्य प्रदेशों में रहने वाले बच्चे पेड़ पौधों की सैकड़ों प्रजातियों के नाम बता सकते हैं। आप पेड़ पौधों की कितनी प्रजातियों के नाम जानते हैं? वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई? यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थान नाम जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चिंतमैन या ताबी व श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धया, पेंदा, वेवर, नेवर, झूम, पोंडू, खंदाद और कुमरी ऐसे कुछ स्थानीय नाम हैं। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों में बारी बारी से काटा जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर-नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर एक साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए प्रति छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती है, जैसा मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियां हैं। यूरोपीय वन संरक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि वहाँ कुछ के सालों के अंतर पर खेती की जा रही है। ऐसे ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए। टोंग या खेती एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में ही खेती करने की आज़ादी थी। 1921 में बर्मा के थर्रावाड़ी डिवीज़न से लिए गए इस चित्र में किसान धान बो रहे हैं। लोगों के छोर वाले लंबे बांसों की सहायता से पुरुष धरती में छेद बनाते थे। औरतें प्रत्येक छेद में धान बोती थी। लंबे बांसों से यहाँ छेद बना रहे हैं और धान बो रहा है। जंगलों में पेंदा या पोंदू हिस्सों का जलाना। घुमंतू खेती में जंगलों को साफ किया जाता था। सामान्यतः चट्टानों की ढलानों पर पेड़ों को काटने के बाद राख के लिए इन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद इस क्षेत्र में फिर बीज बिखेर दिए जाते हैं और वर्षा से सिंचाई के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता है। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता था। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा तो कुछ छोटे छोटे विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध किया। कुछ ने शिकार की आज़ादी किसे थी? जंगल संबंधी नए कानून ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के
पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा और गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वाले को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानून ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ गया कि कई प्रजातियां मछली मारने वाला लड़का बच्चे अपने माँ बाप के साथ जंगल जाते हैं और बहुत जल्द ही वे मछली पकड़ना, वन उत्पादों इकट्ठा करना व खेती करना सीख लेते हैं। बांस के ट्रैप जिसे यह लड़का अपने बाएं हाथ में पकड़े हुआ है, बहाव के मुहाने रखने के लिए मछली इसमें चली आती है। लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़ी और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ यानी 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार दिए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए आरक्षित थे। काफ़ी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इनको मारा जाना चाहिए। नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड रीडिंग फोटो में मृत बाघों की गिनती करें। ब्रिटिश औपनिवेशिक अफसर और राजा जब शिकार के लिए जाते थे तो उनके साथ नौकरों की एक पूरी फौज होती थी। गांव के कुख्यात शिकारी हाका लगाते थे और साहब को बस गोली भर चलाना होता था। कितने सारे बाघों को मार दिया गया यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। श्रोतगढ़ बैगा मध्य भारत का एक समुदाय है। 1892 में जब उनकी घुमंती खेतों पर रोक लगा दी गई थी तो उन्होंने सरकार को यह याचिका दी, हर रोज़ हम फाका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने की अनाज नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है और वह है हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास अपने तन को ढकने के कपड़े नहीं हैं। आग तप कर हम ठंडी रातें गुजारते हैं। हम अब खाने के लिए मर रहे हैं। हम कहीं जा भी नहीं सकते। हमने ऐसी क्या गलती की कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती। कैदियों को जेलों में पर्याप्त भोजन दिया जाता है। घास उगाने वाले को भी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाता। लेकिन हम जो यहाँ की पीढ़ियों से रहते आए हैं, हमें सरकार अपना अधिकार नहीं देती। ये वेरियल एल्विन 1939, माधव गौडगिल व रामचंद्र गुहा दी फिशर्स लैंड एंड इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उद्धृत छपा हुआ था। नए व्यापार एवं रोजगार और नई सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादनों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राज़ीली अमेज़न में मुंदरुक समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबर की आपूर्ति के लिए जंगली रबर के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ किया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादनों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदाय द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदाय के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के
कोय, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर पाबंदी लगा दी। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंती समुदाय अपनी जीविका के साथ हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को आपराधिक कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियां, खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में सुधार ही हुआ हो। असम में चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव की छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतें दोनों ही भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियां उतनी ही खराब। उन्हें उनके गांवों से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। नया शब्द इजारेदारी, ये जो इसका मतलब होता है एकाधिकार, इसमें एक का अधिकार होता है। पुंतुमायो में रबर की निकासी। दुनिया भर में बागानों में काम की स्थितियां भयावह थी। अमेजन में पुंतुमायो क्षेत्र में पेरुवियन रबर कंपनी, ब्रिटिश व पेरुवियन साझे में द्वारा रबर की निकासी हुई तोतोस कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों की बेगार पर निर्भर थी। 1900 से 1912 के बीच पुटुमायो में 4000 टन रबर का उत्पादन हुआ। इसी दौरान इंडियन आबादी में यंत्रणा रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आई। रबर कंपनी के एक वेतनभोगी ने वर्णन किया कि रबर का संग्रह कैसे किया जाता था। मैनेजर ने सैकड़ों इंडियनों को स्टेशन पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। उसने अपनी कार्बाइन और छुरा पकड़ा और इन बेबस इंडियनों का कत्लेआम शुरू किया। थोड़ी ही देर में बच्चे, महिलाओं और पुरुषों की 150 लाशों से जमीन ढक गई। खून से नहाए हुए दया की भीख मांगने जिंदा बचे लोगों को मुर्दों के ढेर के साथ जला दिया गया और मेजर चिल्लाया, मैं उन सभी इंडियनों को ख़त्म कर देना चाहता हूं जो रबर लाने के लिए गए, मेरा आदेश को नहीं मानते। निकोलस डक्स, कोलोनियलिज्म एंड कल्चर, 1992 में माइकल ताउसिंग, कल्चर ऑफ टेरर, स्पेस ऑफ डेथ में प्रकाशित हुआ था। वन विद्रोह। हिंदुस्तान और इंडिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिंधु और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बस्तर के लोग। बस्तर छत्तीसगढ़ से सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी, इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। बस्तर में मड़िया और मुड़िया, गोंड, धुरुबा, भत्र, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जबानें बोलने वाले के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर में लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उनकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतिहर त्योहारों पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूँकि हर गाँव को अपनी चौहद्दी पता है, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गाँव के लोग दूसरे गाँव के जंगल, यह रेखांकित मानचित्र पैमाने के अनुसार नहीं है। क्या क्या दर्शाया गया यहाँ? सीमाएं, राज्य, जिला, तहसील, मुख्य नदी, आरक्षित वन, रेलवे लाइन, देखिए कोबोल, कोंटा, यहाँ पे दर्शाया गया भोलापट्टनम महाराष्ट्र, उड़ीसा, रायपुर, बस्तर को दिखाया गया हुआ है। इंद्रावती
दांतेवाड़ा, कुकीनरा, मालवीय, तलेपेरू, आंध्र प्रदेश, गोदावरी जो नदी बह रही है, कोटरी, पांखजूर, राजनांदगांव, भानु प्रतापपुर, दुर्ग, चरमा, महानदी नहर, कांकेर, अंतागढ़, केशकाल, रायपुर, नारायणपुर, कोटरी, आबू झमाद, पहाड़ियाँ, कोडागांव, उड़ीसा, बस्तर, जगदलपुर, इंद्रावती, बीजापुर, बैलाडीला पहाड़ी, कुकानार, कोटा। सन 2000 में बस्तर 1947 में बस्तर रियासत को कांकेर रियासत में मिला दिया गया और यह पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बन गया। 1978 में इस जिले को एक बार फिर कांकेर, बस्तर और दांतावेड़ जिलों में बांट दिया गया। 2000 में ये जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गए। 1990 का विद्रोह कांकेर वन घेरे में ही शुरू हुआ और जल्दी ही राज्य के अनेक क्षेत्र में फैल गया। बस्तर में सेना का कैंप 1910। बस्तर में सेना के एक कैंप का यह चित्र 1910 में लिया गया। सेना तंबुओं, बावर्चियों और सिपाहियों के साथ चलती थी। यहाँ एक सिपाही विद्रोह से सुरक्षा के कैंप की पहरेदारी कर रहा है। से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते थे। इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते थे जिसे देवदासी दांड या मान कहा जाता था। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते थे जिन्हें वेतन के रूप में घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता था। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहां एक परगने गांव का समूह के गांव के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लोगों का भय। औपनिवेशिक सरकार 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करके घुमंतू खेती पर रोकने और शिकार के वन उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इन शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई पर काम मुफ्त करेंगे और जंगल को आग से बचाएंगे। बाद में इन्हीं गाँवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गाँव के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफ़ी समय के बाद गांव जमीनों के बढ़ते हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीज़ों की निरंतर मांगे सत्र। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया। पहले 1899 से 1900 और फिर 1907 से 1908 में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों के बाज़ारों में त्योहारों के मौके पर और जहाँ कहीं भी कई गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों के दुर्वा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडाधुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते हैं। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। यह गांवों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे के कुछ मदद की। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरित किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों के लिए किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे। इन घटनाओं के एक चश्मदीदा गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा है, पुलिस वालों, व्यापारियों और जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ जगदलपुर में चला जा रहा था। भेड़ियों ने 400 लोगों को इकट्ठा कर कई सारे बकरों की कुर्बानी दी और दीवान, जिसे बीजापुर की तरफ से आने की संभावना थी, को बीच में ही रोकने के लिए चल पड़े। 10 फरवरी को चली इस भीड़ ने पुलिस चौकी तथा मारेंगा स्कूल जला दिया। केसलपुर में लाइनें व पशु अवरोधशाला और टोकापाल जो राजूर में भी एक स्कूल को जलाया गया। दीवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजे गए स्टेट रिजर्व पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को बंधक बना लिया गया और एक दस्ता करंजी स्कूल जलाने के लिए छोड़ दिया गया। इस भीड़ ने
गार्डों के साथ कोई बदसलूकी करने के बजाय उनके हथियार उनसे ले लिए और उन्हें छोड़ दिया। भैरियो माझी के नेतृत्व में बागियों के एक दल ने कोयर नदी का रास्ता लिया, क्योंकि दीवान मुख्य सड़क छोड़कर उधर से आ सकते थे। बाकी लोग बीजापुर से आने वाली मुख्य सड़कों को बंद करने के लिए दिलमिल्ली चले गए। बुद्धू माझी और हरचंद नाइक के मुख्य दल ने कमान संभाली। डेवर पॉलिटिकल एजेंट छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेटस का 23 जून 1910 को कमिश्नर छत्तीसगढ़ डिवीजन के नाम लिखा गया ये पत्र है। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए, क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने मई से फरवरी से मई लग गए। फिर भी वे गुंडाधुर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र में 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर में रहने वाले बुजुर्ग इस लड़ाई के बारे में, जिन्हें अपने माता पिता से सुना था, बताते हैं। कापाल के पोदियामी गंगा को उनके पिता पोदियामी तोकेली ने बताया कि अंग्रेजों ने आकर ज़मीन लेनी शुरू कर दी। राजा को आसपास क्या हो रहा था इसकी परवाह न थी, इसलिए ज़मीन ली जा रही थी। यह देख उसके समर्थकों ने लोगों को इकट्ठा किया। लड़ाई शुरू हुई। उसके कट्टर समर्थक मारे गए और बाकियों पर कोरे से मार पड़ी। मेरे पिता पोदियामी तोकेली को भी कोरों से पीटा गया, लेकिन वह भागने में कामयाब हुए और बच निकले। यह आंदोलन अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए था। अंग्रेज उनको घोड़ों से बांध कर घसीटा करते थे। हर एक गांव से 2-4 लोग जगदलपुर गए। चिदपाल के गार्गी देवा और मिखोला माकी मिरास के दोल और अम्बरा बुद्धि बालेरास का वादा पांडु वालेम का उंगा और दूसरे ढेरों के सारे लोग इसी तरह। नंदरासा के एक बुजुर्ग चंदू ने कहा कि लोगों की तरफ पूर्णिया थे। पालेम के मिल्ले मुदाल, नंदरासा के सोए काल दुर्वा, पांडवी माझी, हर परगना से लोग अलनार तराई इकट्ठा हुए। एक झटके में पलायन ने सबको घेर लिया। गुंडाधुर उड़ सकते थे, इसलिए उड़ निकले, लेकिन तीर कमान वाले अब क्या करें। रात में लड़ाई होने लगी। लोग झाड़ियों में छिपकर पेट के बल भागे। फौज की पलटन भी भागी। जो लोग जिंदा बचे किसी तरह अपने घर पहुंचे। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यही खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगल से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 46,000 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। आइए अब एशिया के एक हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चले, जरा देखें कि इस वक्त वहाँ क्या कुछ हो रहा था। जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक ज़माने में यह क्षेत्र अधिकांश वनाच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसे कि हम देखेंगे, भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों के वन प्रबंधन की शुरुआत की गई। अंग्रेज़ों की
तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। जावा के लकड़हारे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बंटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया तो उन्होंने कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे। 1770 में कलांगों के एक डच किले पर हमला कर के इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। डच वैज्ञानिक वानिकी 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंचने की बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगलों में से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने की दंडित किया जाने लगा। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधक और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जंगलों से सागौन की लकड़ी ले जाती मालगाड़ी औपनिवेशिक शासन का अंतिम दौर था। ये जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इनसे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लैंड-डोंग-डिएंस्टेन के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामवासी को लगान माफ़ी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दे दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। सामीन की चुनौती। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदू ब्लातुंग गांव के निवासी सुरोन्तिंगो सामीन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि चूँकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उस पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। जल्द ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामीन का दामाद भी सक्रिय हुआ। 1907 तक 3,000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ जमीनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर डर्क वॉन होंजेनड्रॉप ने उपनिवेशिक कालीन जावा में कहा था, बटाविया के लोग चौंक पड़ो, आश्चर्य से सुनो मुझे जो तुम्हें बताना है। हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौकायान नष्ट होने वाला है। उत्तरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत देकर जहाज़ों को बनाने के लिए लकड़ी या दूसरे सामग्री खरीदते हैं, और जावा हम सामरिक व व्यापारिक संगठित दलों को, जिनकी जड़ें इस धरती में धंसी है, छोड़ते हैं। हाँ, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में
संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी है। साथ ही जितनी ज़रूरत हो उतने व्यापारिक जहाज़ों को बनाने के लिए भी। इसके बावजूद जावा के जंगल उतनी ही तेज़ी से उगते हैं जितनी तेज़ी से इसे काटा जाता है। उचित प्रबंधों और अच्छी देखरेख के साथ ये स्रोत कभी भी खत्म नहीं होंगे। डर्क वॉन होजेनड्रॉप पेलुसो रिच फॉरेस्ट पुअर पॉपुल 1992 में उद्धृत किया गया था। इंडोनेशिया के ज़्यादातर जंगल सुमात्रा, कालीमांतान व पश्चिमी ईरान में स्थित है। जावा ही वह जगह है जहां डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की थी। यह द्वीप, जो अब चावल उत्पादन के लिए मशहूर है, कभी सागौन के जंगलों से ढका रहता था। डच ईस्ट इंडिया 1930 में यूरोपीय आबादी 2,40,000, 1% से कम। चीन 1930 में 12,02,000, 2% रबर और चीन के इलाके ज़्यादातर डच स्वामित्व में थे। ये रेलवे लाइन को दिखाया गया है। जावा, ईस्ट इंडीज़, पुर्तगाली तिमोर, सेलेबेस, बोर्नियो, डच, सुमात्रा, कुआलालंपुर, मलाया राज्य, दक्षिण चीन सागर, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, सिंगापुर, सारावाक, उत्तरी बोर्नियो। युद्ध और वन विनाश। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत आराम मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लगे। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल करना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के लिए प्रति लोगों की चाह और ज़मीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने का वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। इंडियन म्यूनिस बोर्ड सूले पैगोडा पर एकत्रित जहाज़ों में लादने को तैयार। वॉर टिम्बर स्लीपर 1917 में। वॉर टिम्बर स्लीपर है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र शायद इतना सफल नहीं होते यदि वे अपने उपनिवेशों की संपदा और व्यक्तियों का एक दोहन करने में सक्षम न होते। दोनों विश्व युद्ध का हिंदुस्तान, इंडोनेशिया व दूसरी जगहों को वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। कार्य योजनाओं को स्थगित कर दिया गया और वन विभाग ने युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए जमकर वृक्ष काटे थे। वानिकी में बदलाव। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा था कि वैज्ञानिक वानिकी और वन्य समुदायों को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवरा कुंडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बागीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांवों को तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे। इसमें हर परिवार बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। डच औपनिवेशिक शासन के अधीन रैम्बैंग में लट्ठों का गोदाम।